अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नई वीडियो में। आप लोग तो रिसेंटली देख रहे होंगे कि इजराइल और लेबनान की वॉर चल रही है। यहाँ पे लेबनान कम हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स के साथ वॉर चल रही है इजराइल की, जो कि बैक्ड बाई ईरान है। जी हाँ दोस्तों, ईरान और इजराइल का वॉर कभी ख़त्म नहीं हुआ। जैसा ही ये लोगों ने हमास के लीडर को मारा था ईरान में वाया ड्रोन, वैसे ही उसके बाद ये कई सारे बड़े ऑफिशियल्स और ईरान के लीडर्स को, मिलिटेंट्स को टारगेट कर करके मार रहा है। इसके पीछे ऑब्वियसली मुसाद, एक सीक्रेट हाई लेवल एजेंसी जो इजराइल के लिए काम करती है, उनका हाथ। आप लोग देख रहे होंगे मैप्स में कि आहिस्ता इजराइल लेबनान की तरफ कदम बाई कदम बढ़ते जा रहा है। वहाँ पे मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं और जैसा लोग गाजा के शहर में नॉर्थ से साउथ पुश हो रहे थे, वैसे ही लेबनान में वो एक शहर छोड़ के दूसरे शहर पे जा रहे हैं। लेबनान में सबसे ज्यादा वावेला जब मचा जब इन लोगों ने पेजर्स पर अटैक किया। पेजर्स एक पुराना टाइप ऑफ डिवाइस जिधर एक दूसरे को मैसेजेस रिसीव हुआ करते थे, ये मोबाइल फोन से पहले आए हुए थे। और ये पेजर्स का अटैक कहा जाता है कि मुसाद एजेंसी ने किया है। क्या इजराइल आहिस्ता से आहिस्ता कदम बाई कदम आगे बढ़ रहा है और ये अपना ख्वाब पूरा कर रहा है, द ग्रेटर इजराइल का प्रोजेक्ट? क्योंकि आप देखेंगे द ग्रेटर इजराइल अगर आप मैप पे मापते हैं तो उसमें इजराइल, लेबनान, पार्ट ऑफ सीरिया, पार्ट ऑफ इराक, पार्ट ऑफ सऊदी अरेबिया भी शामिल होता है। तकरीबन चंद महीने पहले सऊदी अरेबिया ने वार्निंग दिया था कि उसके जो भी सिटीजन्स हो जो लेबनान में रह रहे वो वहां से इधर हट जाए या वापस अपने कंट्री को आ जाए, क्योंकि मसला बहुत गंभीर हो सकता है। और वाकई में गंभीर मसला हुआ और हमें देखने को मिला। अब आप लोगों को ये बताऊं कि ये जो पेजर्स लोगों के हाथों में, जेबों में जो उड़े हैं बस एक सिंगल मैसेज रिसीवल के जरिए, ये ऐसा कैसा हो? ऐसा कैसा ये लोग कोई भी डिवाइस में घुस गए और वो डिवाइस को उड़ा सक रहे हैं? अगर पेजर जैसे डिवाइस को उड़ा सक रहे तो हमारा मोबाइल फोन को उड़ाना तो और ज्यादा आसान सी चीज हो जाएगी। ये पेजर दिया कौन? ये पेजर आए कहां से? ये पेजर इनके लेबनान में हिजबुल्लाह की सीक्रेट आर्मी के पास क्यों थे और इसकी इंफॉर्मेशन मुसाद एजेंसी के पास कैसा गई? आइए आगे मैं आपको कई सारी चीजें अनलॉक करके ये जो मुसाद ने हिजबुल्लाह के पेजर्स को एक तरीके से उड़ाया है, वो ताइवान पेजर्स। अब आप बोलो कि जापान में बने हुए पेजर्स को ऑर्डर देता है हिजबुल्लाह की आर्मी, दैट टू 2000 to 5000 पेजर्स। ये बात मुसाद एजेंसी तक कैसा गई? रिपोर्ट्स के हिसाब से कहा जाता है कि इजराइल के मुसाद स्पाई एजेंसी ने तकरीबन 5000 एक्सप्लोजिव लगाए थे ताइवान मेड पेजर्स में, जो कि लेबनीज ग्रुप हिजबुल्लाह कई महीने पहले मंगवाया था, जिसमें 5000 में से नियरली 3000 पेजर्स उड़ चुके हैं। इसमें कई लोग शदीद जख्मी हुए, कई लोगों की मौत हुई और ये ताइवान बेस्ड गोल्ड अपोलो कंपनी नाम की कंपनी से मंगवाए गए थे। ये पेजर का नाम था AR924, एक स्पेसिफाइड मॉडल जो कि लेबनीज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगवाया था। आपको मालूम होगा कि हिजबुल्लाह एक ईरान बैकड आर्मी है। हिजबुल्लाह की आर्मी गाजा में भी थी, लेबनान में भी थी और इजराइल के अतराफ कई जगह शहरों में है। जस्ट लाइक हूतियों को यमन में ईरान से बैकअप करे हुए इक्विपमेंट्स और आर्मरी मिल रही थी, वैसी हिजबुल्लाह की आर्मी को भी ईरान बैकड पूरे इक्विपमेंट्स मिलते हैं। और ये चीज इजराइल को सख्त नफरत है, क्योंकि पहली चीज ईरान के पास न्यूक्लियर पावर भी है और दूसरी चीज उनके पास टैक्टिक्स, इंटेलिजेंस भी है, जिससे ये सख्त नफरत करते हैं। इजराइल का एक ही ख्वाब है, द ग्रेटर इजराइल बनाना और यहाँ पे हर वो अतराफ लोगों को खत्म करना जो कि इनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। इनके मसाया को लाने के लिए इनको इनके अतराफ के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं उन्हें सफाई करना जरूरी है। अब ये जो पेजर्स और वॉकी टॉकीज ब्लास्ट हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये खौफनाक चीज है। क्यों बोले तो अगर एक नॉर्मल पेजर, वॉकी टॉकी जैसी चीज को ये लोग उड़ा सक रहे तो मोबाइल फोन क्या चीज है फिर? रिपोर्ट्स के हिसाब से ये बताया जाता है कि ये जो जापान ताइवान बेस्ड पेजर्स को हिजबुल्लाह के सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑर्डर दिया था, उनके 5000 पेजर्स में से 3000 डिवाइसेस में एक्सप्लोजिव मटेरियल को इंस्टॉल कर दिया गया था। मतलब आप समझ गए, नॉर्मल पेजर वो डिवाइस वैसा ही था मगर उसके अंदर एक्सप्लोसिव मटेरियल को लगाया गया। मतलब जैसा ही आप सुने होंगे बहुत पहले, जैसा इंडिया में धमाके होते थे तो वो सेलफोन्स के जरिए, सिम कार्ड्स के जरिए होते थे, कॉल करके उड़ाते थे, तो वैसे ही ये लोगों ने क्या किया, उन डिवाइसेस में एक ऐसी छोटी सी चिप और डिवाइस डाला है जिसके जरिए वो चीज ब्लास्ट हो सकती है। एक्सप्लोजिव मटेरियल इंजेक्टेड कहा जा रहा है इस चीज को। ताइवान में शायद ये लोग ताइवान के लोगों से, जापान के लोगों से मिलके उन डिवाइसेस में वहीं एक्सप्लोजिव मटेरियल डाल दिया था, या तो जब शिपमेंट हो रहा था उसके दौरान ये लोगों ने इस चीज को इंस्टॉल किया होगा। क्योंकि आपको तो मालूम आज के टाइम पे कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रहा कर सकती। प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्सप्लोजिव मटेरियल हर डिवाइस में लगाया गया है, कोड को लगाया गया है, इसको डिटेक्ट करना बहुत ही टफ निकला है। सोर्सेस के हिसाब से, द गार्डियन के हिसाब से, डिवाइस स्कैनर कोई भी चीज के अंदर अगर इस पेजर या डिवाइस को डाले
निकाले तो उसमें भी पता नहीं चल रहा कि एक्सप्लोजिव मटेरियल इसके अंदर है। और ये एक्सप्लोजिव मटेरियल ये लोगों ने डिवाइस के बैटरी के पास रखा। ये लोगों ने क्या किया, इतना शार्प चीज, फोन की बैटरी अगर आप चार्जिंग पे लगा के लगातार यूज करें और पावर फ्लक्चुएट हो तो बैटरी कैसा उड़ती है, वैसे ये लोगों ने क्या किया, बैटरी पे चिप लगा दिया, जिसकी वजह से ये पेजर और डिवाइस उड़ा। अब क्या ये पहली बार कोई ऐसी चीज हो रही, नहीं, मोसाद ऐसे कई सारे स्पाई मिशंस पहले भी कर चुका है। मैं आपको बता दूं, पिछले साल मैं एक वीडियो बनाया था एक आखिरी स्पाई डिवाइस के ऊपर, जिसे द स्कैम ऑफ 2023 कहा गया था। इसे कहते हैं द फ्लिपर डिवाइस। इस डिवाइस से आप लिटरली हर चीज हैक कर सकते हैं, फोन, पीसी, सिक्योरिटी कोड्स, एटीएम कोड्स, इतना ही नहीं, गवर्नमेंट सिग्नल्स, आपके तरफ जो हर चीज है, बस ये एक छोटे से खिलौने के वैसे दिखते हुए डिवाइस से आप तमाम चीजों को हैक कर सकते थे। मैं आपको 2 से 3 मिनट का क्लिप मेरे प्रीवियस वीडियो में से दिखाऊंगा ताकि आप लोग को उसकी नॉलेज वापस, इंफॉर्मेशन वापस ब्रशअप हो जाए। ये आप जरूर देखिए। एक खतरनाक साइबर बडी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ इंस्टॉल हुआ ये छोटे से टॉय के साथ आप बहुत सारी चीजें एक्सेस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, RFID को कंट्रोल कर सकते हैं, रेडियो प्रोटोकॉल्स, कई सारे हार्डवेयर को डीबग कर सकते हैं आप लोग, और कई सारे सिक्योरिटी पिन्स खोल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। मगर आप दूसरी साइड सोचो, अगर यही चीज कोई बड़े हैकर्स के पास आ गया, क्रिमिनल्स के पास आ गया, तो सोचो वो भी कितना आसानी से आपके हर चीज को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एक इंफ्रारेड ट्रांस रिसीवर है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, रिस्ट स्ट्रैप है, USB पिन और GPIO पिन्स है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये आम सा टॉय क्या कर सकता हूँ। छोटे से एग्जांपल्स देते हैं हम आपको। दरवाजों को, ऑटोमेटिक गेट्स को ये दूर से ओपन कर दे सकता। इसके अंदर रेडियो प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं, 1 गीगाहर्ट्ज का एंटेना दिया गया है। ये बहुत सारे सिक्योरिटी बोर्ड्स के गो थ्रू हो सकता। स्मार्ट कार्ड्स, NCB कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, लिटरली आप अपने पेमेंट्स ये छोटे टॉय से कर सकते हैं, बस एक स्वाप करने के बाद। इसके अंदर ऐसा ब्लूटूथ डिवाइस है जो कि लोगों के फोन्स को कनेक्ट कर सकता, फोन को ये ऑपरेट कर सकता, शेयर कर सकता थर्ड पार्टी ऐप से। इतना सा डिवाइस इतने खतरनाक हार्डवेयर के साथ आ रहा। तो देखिए आप लोग, एक फ्लिपर डिवाइस से इतने सारी चीजें हैक हो सक रहे। तो मोसाद जैसी एजेंसी से सोचो क्या क्या ये लोग नहीं कर सकते। इन लोग कितनी सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से फंडिंग है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो इनको रुकावट ही नहीं रहेंगी। तो देखो, दुनिया में पॉलिटिकल सिनेरियोस बदलने की वजह से बहुत सारा हम चेंजेस देख रहे हैं मार्केट में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल सिनेरियोस में जब भी चेंज आते हैं, जैसा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट रहने दो, या इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस, या कोई भी किस्म के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, तो इन सब चीजों का डायरेक्ट सीधा असर इंडियन मार्केट पे भी पड़ता, और इसी के साथ इंडियन इकोनॉमी पे भी। सिंस इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इन शिफ्ट्स की वजह से वो भी इफेक्ट होता है। कमोडिटी और फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखने मिलते हैं, वोलेटिलिटी काफी बढ़ जाती है। लेकिन ऐसे कई सारे सिचुएशंस आन दो, आप एक चीज गौर करेंगे कि जो बंदे के पास नॉलेज होती है, ऐसे वर्ल्डली सिनेरियोस के अप्स डाउन से उसे फर्क नहीं पड़ता है। अगर मार्केट की सही नॉलेज हो तो मुनाफा अच्छा हो सकता है, वरना अगर किसी के एडवाइस आप फॉलो ब्लाइंडली कर लेते हो तो यू विल बी इन अ ग्रेट लॉस। अब यहाँ पर समझना होगा कि कौन सा स्टॉक लेना सही है, कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। इन चीजों के लिए मार्केट की डिटेल नॉलेज और स्टडी होनी चाहिए। तो एक प्रॉपर नॉलेजेबल गाइडेंस ही बंदा दे सकता है। आप खुद को हमेशा ब्रशअप करते रहना चाहिए इन मार्केट के डिमांड्स के बारे में। रिसेंटली एक ब्रोकर के बारे में पता चला जिसका नाम है स्वस्तिका, जिनके काफी रिकमेंडेशंस लोग अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए फॉलो करते हैं। ये अपने यूजर्स को एक कांस्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, और इनके थ्रू आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप पार्टनर भी मिल जाएगा, जो कि आपको यूजफुल होगा डिसीजंस लेने के लिए और सही स्ट्रेटेजी पाने के लिए। इस प्लेटफॉर्म पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसा फिजिकल ऑफलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग। एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे आपको सब चीज अवेलेबल मिल रही है। इनके 100+ ऑफिसेज है अक्रॉस द कंट्री। कोई एक्सपर्ट से मिलकर आप उनकी एडवाइस सुनकर स्टेप लेना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। इनके पास अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस 5 मिनट लगेंगे आपको अपना अकाउंट बना के तैयार करने। अगर आप बात करते हैं ट्रस्टवर्दी की, तो ये वाइडली ट्रस्टेड है। स्वस्तिका के पास 804 ट्रेन एक्सपर्ट्स है, और मार्केट में इनका एक्सपीरियंस 32 ईयर्स से ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, तो इनके इतने सालों के एक्सपीरियंस के जरिए आप इनकी रिलायबिलिटी के बारे में आरंभ कर सकते हैं। इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं NSE, BSE, MCX, NSDL, NCDEX की तरफ से, जो ये बताता है कि इनकी परफॉर्मेंस मार्केट में बहुत अच्छी रही है और इनकी मेंटरशिप भरोसेमंद है। तो आपको भी अगर रिकमेंडेशंस चाहिए अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो तुरंत अपना डीमैट अकाउंट बना लीजिए, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। इजराइल और लेबनान में बहुत पहले भी वॉर हुआ था। 1982 में कई सारे फोर्सेस इजराइल और लेबनान में लड़े थे, जिससे इजराइल ने लेबनान को इन्वेड किया था। 1990 तक इजराइल जो है लेबनान के कुछ हिस्से, कुछ पार्ट्स, कुछ टेरिटरीज पे अपना कब्जा रखा हुआ था। वहाँ पे फिर फसाद हो रहा था, IDF के चीफ मेंबर्स, स्टाफ वगैरह थे। मगर 1-2 एग्रीमेंट्स के बाद इजराइल ने उस आर्मी को वापस बुला लिया और लेबनान इजराइल के ये ज़ायनिस्ट रीजन से फ्री हो गया था।
तो ऐसा नहीं है कि पहली बार इसराइल और लेबनान के बीच में लड़ाई चल रही है। 2000 से 2006 के बीच में हिजबुल्लाह के कई आर्मी चीफ्स, हिजबुल्लाह के कई मिलिटेंट्स अलग अलग बेस में बन के लेबनान के कई सारे जगहों पे बस चुके थे। 2006 में हिजबुल्लाह के कई सारे मिलिटेंट्स ने हाईली ऑफिशियल इजरायली डिप्लोमेट्स को पकड़ा, उन्हें मारा था, उन्हें जेल किया था और इसी के साथ अपना मुकाम ये लोगों ने स्ट्रॉन्ग कर लिया था लेबनान में। तो मतलब ये जो ईरान की आर्मी है, ये जो हिजबुल्लाह की शक्ल में रहने दो या ईरानी आर्मी के शक्ल में रहने दो या डायरेक्टली ईरान रहने दो, इजराइल और ईरान की बहुत ज़माने से नहीं बन रही है। तो इसलिए ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स यूएस वगैरह ने क्या किया था, ये लोग सुन्नी और शिया में लड़ाई फसाद मचा दिए थे, जिसकी वजह से सुन्नी और शिया ही लड़ते रहे और ये अपना वो फॉल्स मसाया का पूरा कर सकते हैं और ग्रेटर इजराइल ये लोग अपना एस्टेब्लिश कर सकते थे। आप देखो 9/11 के हादसे के बाद मिडिल ईस्ट में कितना कुछ फसाद नहीं मच चुका है। हर कंट्री, चाहे वो सीरिया रहने दो, लेबनान रहने दो, वो जितने भी मिडिल ईस्ट के स्टेट्स रहने दो, उनमें कुछ ना कुछ फसाद चलते हुए आ रहा है। उससे पहले के थोड़े मोसाद के ऑपरेशंस में आपको सुनाता हूँ। स्टक्सनेट साइबर अटैक, ये एक मैलवेयर अटैक था जो कि ईरान पे किया गया था, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, स्पेसिफिकली उनका जो यूरेनियम फैसिलिटीज थे ना, उसके ऊपर ये लोग मैलवेयर वायरस अटैक्स मारे थे ताकि उनके न्यूक्लियर ही उनके पास तबाह हो जाए या उनकी जो मशीनरी इसके डेवलपमेंट पे काम कर रही है वो एकदम कोडिंग के मामले में जीरो हो जाए। अब साइंटिस्ट पूरे सालों से जो मेहनत कर रहा है वो एक चुटकी में अगर आप पूरे डेटा को उड़ा दिए तो क्या फायदा है, फिर वो जीरो से तो स्टार्ट नहीं कर सकता। ऑपरेशन फीनिक्स मोसाद का एक बहुत बड़ा सीक्रेट रोल था, जिधर ये लोगों ने स्मगल किया था थाउजेंड्स ऑफ यूरोपियन जियोस को सूडान से इजराइल में इन द अर्ली 1980s, क्योंकि ये यूरोपियन जियोस को वन ऑफ द मोस्ट रॉयल एलिट जियोस ट्राइब मानते हैं। ये वो इथियोपियन जियोस को सूडान से स्मगल करके लाके इजराइल में बसाए थे। आप लोगों को तो मालूम होगा कि हिटली बाबा का जो है बहाना ढूंढ के फलस्तीन में पनाह के तौर पर जगह मांगते हैं, फिर वहीं पे बस के वहां के लोगों को आज तक मारते हुए रह रहे हैं। तो ये मोसाद के जो अब कारनामे आपको देखने को मिल रही है बहुत पहले से चलते हुए आ रहे हैं। जैसा ये लोगों ने ईरान में हमास के लीडर को मारा है, वैसे ये लोगों ने 2010 में हमास के एक मिलिट्री कमांडर को भी दुबई में मारा था, जिसका नाम है महमूद अल महबूब, और वो भी मोसाद एजेंसी ने इसे किया था। तो आप गौर कीजिए, ये लोग सिर्फ विद इन इनके बाउंड्रीज नहीं, दूसरों के कंट्रीज में भी जाके वहां पे स्पाई वर्क करते हैं। ये लोग वहाँ के डिवाइसेस में एक्सप्लोजिव मटेरियल लगाते हैं, होटल्स में घुस के ये लोग अपना मकसद पूरा करके खत्म कर देते हैं इंसान को। मतलब हर जगह एक नई नई चीज करते रहते हैं। सबसे खतरनाक बात, स्पाई वर्क इनका स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हर इंसान पैसों पे बिकता और वॉर इज नथिंग बट डिसेप्शन। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जंग डिसीव के अलावा और कुछ नहीं है, धोखेबाजी के अलावा और कुछ नहीं है। दोस्तों ये थी हमारी कुछ वीडियो कि कैसा मोसाद एजेंसीज आज तक भी सीक्रेटली काम कर रहे हैं, कैसा ओपनली हम लोग थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब जाते रह रहे हैं। जैसा इजराइल ने गाजा के स्ट्रिप को पुश किया, ये वेस्ट बैंक पे भी हाथ मारेगा और उसके बाद ये मस्जिद अल अक्सा पे 101% ये कोई ना कोई तरीके से ये अटैक करने वाला है। लेबनान में मूव होगा, लेबनान के बाद सीरिया में मूव होगा, सीरिया से ये इराक, ईरान से फिर वापस वो जंग होगी मलहमा अल कुबरा। शायद हमें देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा नहीं मालूम, मगर ये कई सारे इंसिडेंट्स हमें जो देखने को मिल रही है, ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है, आप लोग याद रखिए। दोस्तों होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, लोगों को इनकी हकीकत बताएं कि कैसा ईरान से ये इनडायरेक्टली लड़ते हुए आ रहे हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे इनको अटैक करना है, वहाँ के मिलिटेंट्स पे करना है, कैसा ये लोग एक्सप्लोजिव्स डालते हैं आपके कोई भी नॉर्मल से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, और कैसा ये लोग स्पाई वर्क इनका नेटवर्क काम करता है, वो भी आप बता सकते हो शेयर करके। नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, और जरूर कमेंट करके नीचे बताएं कि आप अगला वीडियो क्या देखना पसंद करेंगे। फिर आऊंगा जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।